वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम क्लास 8th की एनसीईआरटी चैप्टर 6 देखेंगे, जिसमें हम समझने की कोशिश करेंगे पिछले चैप्टर को ही थोड़े ब्रॉड में, जिसमें हम जस्टिस किस तरीके से मिलता है, क्रिमिनल सिस्टम, क्रिमिनल बेस्ड जस्टिस सिस्टम, उसको समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हमें बताया गया सबसे पहले इंट्रोडक्शन में ही, अगर किसी पर्सन को गिरफ्तार किया जाता है तो वो गिल्टी है या नहीं, इसका कंफर्मेशन जो होता है वो कोर्ट में होता है, उसका कंफर्मेशन अदालत में होगा। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अगर किसी पर कोई आरोप लगाया जाता है तो उसको, उस एक्यूज्ड पर्सन को फेयर ट्रायल का अधिकार है, निष्पक्ष सुनवाई का फेयर ट्रायल का अधिकार है, निष्पक्ष सुनवाई का। इसके बाद हमारी बुक में हमको चैप्टर में एक स्टोरी बताई गई है समझाने के लिए। जैसे एक पर्सन है, मालकिन है, उसकी एक गोल्ड की चैन खो जाती है तो वो अपनी नौकरानी पे आरोप लगाती है कि उसने चुराई है। और जब उसका सामान चेक करती है तो चैन तो नहीं निकलती, बट 10,000 रुपये निकलते हैं। तो उन 10,000 के बेसिस पे इल्ज़ाम लगा देती है कि ये इसी ने चुराया है। फिर एफआईआर लिखती है, पुलिस उसे पकड़ के ले जाती है। वो गरीब होती है, उसका भाई भी आता है, उसके भाई को भी पुलिस वाले पीटते हैं, जेल में मतलब थाने में बिठा कर रखते हैं। उसकी बहन को कोई बेल भी नहीं मिलती है। तो ये पूरी कहानी समझा रखी है। फिर वो किस तरीके से वो वुमेन जो प्रताड़ित की गई है इस पूरे केस में, जिस पे इल्ज़ाम लगाया गया बिना उसके प्रूफ के कि हाँ उसने वो क्राइम कराया, फिर भी उसको जेल में रखा गया क्योंकि उस पर इतने पैसे नहीं है कि वो बेल ले सके। तो इस कहानी में हमें जस्टिस किस तरीके से मिलता है और क्या क्या प्रोसीजर्स होते हैं जस्टिस लेने के टाइम पर, आपको क्या सेफ्टी मेजरमेंट्स आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे अगर आपके साथ कभी ऐसा हो तो। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 22 में, जो कि हमारा एक फंडामेंटल राइट है, उसमें हमें ये राइट दिया गया है कि हमें एक लॉयर से खुद को डिफेंड करने का पूरा अधिकार है, अपने बचाव करने का मौलिक अधिकार दिया गया है। ठीक, फिर उसके बाद 39A है। 39A में कॉन्स्टिट्यूशन ने ड्यूटी राज्य को दी है कि वो लॉयर प्रोवाइड कराए नागरिक को, जो गरीब है या किसी कारणवश लॉयर अफोर्ड नहीं कर सकता, ले नहीं सकता, तो सरकार वकील मुहैया कराएगी, ये राज्य की जिम्मेदारी होगी। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद हमें बताया गया कि पुलिस का क्या रोल है एक क्राइम को इन्वेस्टिगेट करने में। जो पुलिस का रोल है मेजरली, सबसे पहले पुलिस जो होती है कंप्लेंट लिखती है, उस पर इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट करती है। इन्वेस्टिगेशन में विटनेसेस जो भी मिलते हैं, सबूत मिलते हैं, वो सारे डेटा इकट्ठा करती है, एविडेंसेस क्या है, विटनेसेस क्या है, इल्ज़ाम के बेसिस पे। और फिर पुलिस को अगर लगता है, अपना ओपिनियन बनाएगी। जैसे आप लोगों ने क्राइम पेट्रोल तो देखा ही होगा ना, प्रूफ वगैरह ढूंढना, फिर उसके बेसिस पे एक कहानी पुलिस खुद से अपने हिसाब से ओपिनियन बनाती है। अगर पुलिस को लगता है कि हाँ 100% ये इसी ने चोरी की है या इसी ने मर्डर करा है, तो पुलिस एक चार्ज शीट बना देगी इल्ज़ाम की एविडेंसेस के बेस पर, और उसे कोर्ट में दाखिल कर देगी, कोर्ट में डाल देगी। चार्ज शीट की कॉपी भी दे दी जाएगी और उस पर्सन को जिस पे ये इल्ज़ाम लगेंगे। इसके बाद हमें बता रखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस जारी कर रखी हैं पुलिस की, जिसमें मतलब पुलिस को ये सब चीज़ें फॉलो करनी होंगी किसी को अरेस्ट करते हुए, किसी के डिटेंशन के टाइम अगर उसे हिरासत में ले रहे हैं, और अगर उससे कुछ पूछताछ की जा रही है, इंटेरोगेशन चल रही है, तो उसमें भी किसी को पीटना, मारना, प्रेशर डालना, गोली मारना, ये सब चीज़ें अलाउड नहीं है। ठीक है ना, पुलिस को तो ये सब चीज़ें अलाउड नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है। तो और अगर कोई भी पुलिस वाला किसी को सज़ा पहले ही दे दे तो ये क्राइम है। मतलब पुलिस वाले किसी को भी अपराध के लिए बिना प्रूफ हुए उस चीज़ के सज़ा नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद हमारा आर्टिकल 22 है, जो कि क्रिमिनल लॉ, फौजदारी कानून में हर व्यक्ति को मौलिक राइट देता है, फंडामेंटल राइट देता है
in the case of criminal law guarantee every arrested person these fundamental rights। जिस भी व्यक्ति को क्रिमिनल लॉ के अंदर गिरफ्तार किया गया है उसको ये मौलिक अधिकार दिए गए हैं आर्टिकल 22 के अंदर। जैसे सबसे पहला अधिकार तो यही है, गिरफ्तारी के समय ये जानने का अधिकार है किस कारण से आप मुझे गिरफ्तार कर रहे हैं, और जब मुझे गिरफ्तार किया गया है उसमें 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार होगा, और मुझे बुरी तरीके से परेशान नहीं किया जाएगा, टॉर्चर नहीं किया जाएगा, इसका मुझे पूरा राइट है जब तक मैं कस्टडी में हूँ। ठीक है। फिर कन्फेशंस मेड इन पुलिस कस्टडी कैन नॉट बी यूज्ड एज एविडेंस। जो भी मेरा बयान होगा पुलिस कस्टडी के अंदर, कन्फेशंस होंगे, उनका यूज़ आप एज एविडेंस नहीं कर सकते हो। ठीक है। तो पुलिस अगर प्रेशर बना के कुछ आपसे बुलवा भी देगी ना तो वो कोर्ट में यूज़ नहीं किए जा सकते। कोर्ट में आपको बयान देना पड़ेगा आप जो कहना चाहते हैं, कोर्ट वाली ज़्यादा मानी जाएगी, जो पुलिस स्टेशन के बयान है वो नहीं माने जाते। इसलिए आपने मूवीज़ में देखा होगा कोर्ट के अंदर भी पुलिस प्रेशर पहले ही डाल के रखती है कि कोर्ट में भी तुझे यही बोलना है। ठीक है। तो बाकी कन्फेशंस जो है पुलिस कस्टडी के वो नहीं चलेंगे। 15 साल से कम उम्र का अगर कोई बच्चा है या कोई वुमेन है उसको सवाल पूछने के लिए थाने में नहीं बुलाया जाएगा। ठीक है। तो ये सारे हमारे कुछ आर्टिकल 22 के अंदर क्रिमिनल लॉ के अंदर गारंटी दी गई है फंडामेंटल राइट्स की। जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है उन्होंने कुछ प्रोसीजर्स रखे हैं पुलिस एजेंसीज़ के लिए कि आपको अरेस्ट के टाइम, डिटेंशन के टाइम, इंटेरोगेशन के टाइम इनको फॉलो करना है। इन्हें डी के बासु की गाइडलाइंस भी कहा जाता है। सबसे पहली गाइडलाइन तो यही है, जब आप गिरफ्तार कर रहे होंगे तो जो पुलिस ऑफिसर है ना उसकी ड्रेस पर, उसकी यूनिफॉर्म पर उसकी पहचान की निशानी क्लियर होनी चाहिए। एक्यूरेट विजिबल आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए कि उसका क्या नाम है और क्या पोस्ट है, डेजिग्नेशन क्या है। ठीक है। इसके बाद बताया गया है गिरफ्तारी के समय एक मेमो होगा, अरेस्ट मेमो, उसमें गिरफ्तारी की सारी जानकारी होगी। गिरफ्तारी का टाइम क्या था, तारीख क्या थी, और कम से कम एक गवाह भी होगा वहाँ पर जो ये देख रहा होगा, जिसके सामने गिरफ्तारी होनी चाहिए। वो फैमिली मेम्बर हो सकता है, फ्रेंड भी हो सकता है, और गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति के दस्तखत होने चाहिए उस अरेस्ट मेमो के ऊपर, है ना। मतलब अटेस्टेड बाय फैमिली मेम्बर और एनीवन। अगर जो पर्सन अरेस्ट हुआ है उसको अपनी फैमिली, फ्रेंड, किसी को भी इन्फॉर्म करने का पूरा अधिकार होगा। अगर वो अकेला रहता होगा तो उसको अधिकार होगा कि वो अपने किसी फैमिली, फ्रेंड, किसी को इन्फॉर्म कर सकता है। अगर आपकी फैमिली या फ्रेंड कोई रिलेटिव है लेकिन वो अभी आपके शहर में मौजूद नहीं है आपकी अरेस्ट के टाइम पे, तो पुलिस की जिम्मेदारी है कि वो 8 से 12 घंटे के अंदर अंदर आपके बारे में इंफॉर्मेशन पहुंचा दे। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू करने के लिए रजिस्टर करती है। हर पुलिस ऑफिसर के लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि वो पहले FIR रजिस्टर करे। whenever a person give information about a cognizable offense, मतलब बहुत ऐसा जुर्म हो जो संज्ञेय हो, मतलब कि ऐसा जुर्म जो सीरियस हो नेचर के अंदर, है ना, जो वाकई में समाज के लिए, सोसाइटी के लिए एक बुरा हो, गंदा हो, घिनौना हो। अब इसको मैं ऐसे समझा सकती हूँ कि ऐसे केस में क्या होता है ना कि बिना वारंट के अरेस्ट कर लिया जाता है पुलिस के द्वारा। तो अगर कोई जुर्म बहुत संगीन है तो ऐसे मामलों में सीधा आपको जेल डाला जाएगा बिना किसी वारंट के। तो पुलिस को ये ऑरल या रिटन किसी भी फॉर्म में FIR दी जा सकती है। उस FIR में डेट होता है, टाइम होता है, प्लेस होता है, डिटेल्स होती हैं ऑफेंस के बारे में। अगर पता है आपको कि किसने करा है तो विटनेसेस, एक्यूज्ड पर्सन, वो सब लिख सकते हो आप।
और एफआईआर जो होती है उसमें नाम, एड्रेस होता है कंप्लेनेंट का, प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म होती है जिसमें पुलिस रजिस्टर करती है, एफआईआर को साइन कराई जाती है कंप्लेनेंट के द्वारा, और जो कंप्लेनेंट होता है उसके पास लीगल राइट भी होता है कि वो उसकी कॉपी भी मांग सकती है एफआईआर से। ठीक है, आई होप समझ आया होगा। एफआईआर जो होती है वो ये कॉग्निजेबल ऑफेंस के टाइम पर पुलिस बिना वारंट के आपको गिरफ्तार कर सकती है। पुलिस फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट रजिस्टर करती है अगर आपके साथ कभी भी कोई क्राइम हुआ है तो। ठीक है, इसके बाद हमें बता रखा है कि पुलिस प्रोसिक्यूटर कौन होता है। पुलिस प्रोसिक्यूटर पब्लिक प्रोसिक्यूटर वो होता है जो राज्य के इंटरेस्ट के लिए काम करता है, मतलब कि राज्य का पक्ष रखता है, राज्य की ओर से कार्रवाई करता है, इन्वेस्टिगेशन राज्य की तरफ से करता है, मतलब सरकार की तरफ से। ठीक है, तो राज्य की ओर से ये प्रोसिक्यूशन करता है, अभियोजन करता है, प्रोसिक्यूशन करता है राज्य की ओर से। इसके बाद बताया गया ऐसे में जज का रोल क्या होता है। जो जज होता है ना वो एम्पायर की तरह रोल प्ले करता है, बिल्कुल इम्पार्शियल रोल प्ले करेगा, निष्पक्ष होगा जज हमारा। एक ओपन कोर्ट होगा जिसमें पूरा केस चलेगा, आप भी जाके देख पाओगे। न्यायाधीश क्या करता है, जज पहले सभी के सभी जितने भी गवाह होते हैं, विटनेस होते हैं, उनके बयान लेगा, सुनेगा, और जो अभियोजन पक्ष है, प्रोसिक्यूशन और डिफेंस, उनके बयान देखेगा, है ना। एविडेंसेस जो पेश किए जाएंगे प्रोसिक्यूशन के द्वारा, डिफेंस के द्वारा, उनको देखेगा, सुनेगा, और फिर फैसला करने का काम जज का ही होता है कि पर्सन जो है वो गिल्टी है या इनोसेंट है, एविडेंसेस के बेसिस पे। अगर वो गिल्टी होगा तो जजमेंट पेश कर दी जाएगी और वो पर्सन सीधा जेल में जाएगा और उसको फ़ाइन भी लग सकता है, और दोनों भी हो सकते हैं। इसके बाद हमें बताया गया फेयर ट्रायल क्या होता है। फेयर ट्रायल जो होती है इसमें आपको पूरा अधिकार है कि आप प्रोसेस के थ्रू अपने आप को बेगुनाह साबित कर सकते हो। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21 है जिसमें हमें बताया गया है कि एक पर्सन को लाइफ एंड लिबर्टी का अधिकार है, ज़िंदगी जीने का अधिकार, और उसे सिर्फ रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शन लीगल प्रोसेस से ही छीना जा सकता है। ठीक है ना। इसके बाद हमें बताया गया है कि जो ट्रायल होती है वो फेयर कब होगी, जब वो खुली अदालत में हो, मतलब प्राइवेट ना हो, सबके सामने, जनता के सामने, सब मीडिया के सामने, सबके सामने एक फ्री ट्रायल हो, फेयर ट्रायल हो, ओपन कोर्ट के अंदर। और मुकदमा जो है जिस पर चलाया जा रहा है वो पर्सन वहाँ मौजूद होना चाहिए। ठीक है, जो पर्सन है पब्लिक व्यू होगा वो भी होना चाहिए, उसके फैमिली मेम्बर्स भी होने चाहिए, और जो एक्यूज्ड है जिस पे इल्ज़ाम लगे हैं वो भी होना चाहिए। एक वकील होना चाहिए जो उसका बचाव करेगा, और वो डिफेंडेड जो डिफेंस का लॉयर होगा वो क्रॉस एग्जामिन कर पाए प्रोसिक्यूशन के विटनेस को। ठीक है, इसके बाद बताया गया है कि जैसे कि एडवोकेट रॉय हमारी कहानी में दी गई थी शांति को, क्योंकि शांति वो मेड थी डिफेंस के तौर पे, क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो वकील कर सके। फिर इसके बाद बताया गया जज जो होते हैं कोर्ट के अंदर वो इन्हीं बेसिस पे कि जो प्रोसिक्यूशन जो भी गवाह पेश करेंगे उसी के आधार पे मुकदमे का फैसला सुना देंगे, और इसे ही निष्पक्ष सुनवाई या फिर फेयर ट्रायल कहा जाता है, जिसमें सभी के सामने फाइनल डिसीजन दिया जाता है और सबको पूरा अधिकार होता है। जैसे जो चार्जशीट होती है वो शांति जो कि मेड थी उसको भी दी गई थी इसी बिहाफ पर कि उसको पता होना चाहिए उस पर क्या इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। ठीक है ना। फिर इसके बाद हमारा चैप्टर ख़त्म हुआ और यहाँ पर लास्ट में बस यही बात बताई गई है कि रूल ऑफ लॉ है। रूल ऑफ लॉ जो है वही फेयर ट्रायल है, जिसमें आप सभी को बिना किसी भेदभाव के कानून के सामने बराबर रहने का मौका दिया गया है। संविधान ने हमारे इस फेयर ट्रायल की पूरी व्यवस्था की है, हमें अधिकार दिया है। और अगर रूल ऑफ लॉ ना होता ना तो ये फेयर ट्रायल भी नहीं होती।
तो पूरा चैप्टर बिल्कुल ही एक केस के ऊपर बेस्ड है। वो शांति जो मेड थी, उसने चोरी नहीं की, उसके ऊपर कहानी बताई है किस तरीके से पुलिस आपके साथ आपको जेल में डाल सकती है, बेल करानी होती है, पैसे चाहिए होते हैं, अगर पैसे नहीं है तो किस तरीके से आपको पब्लिक प्रोसिक्यूटर प्रोवाइड कराया जाता है, और किस तरीके से जज का रोल होता है, और फिर फेयर ट्रायल कैसी होती है। आर्टिकल 21, 22, डीके एफआईआर और डीके गाइडलाइंस, डीके बासु गाइडलाइंस, ये सब इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं फॉर प्रीलिम्स, यूपीएससी और फॉर एनी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम ऑफ कोर्स, एंड यूजीसी नेट 2 फॉर पॉलिटिकल साइंस। तो अब बस हमारे पास रह गई है ग्लोसरी, एक बार उसे देखते हैं और फिर ये चैप्टर ख़त्म। सबसे पहले हम बात करेंगे विटनेस की। विटनेस का मतलब होता है जैसे कि आपने बयान देने के लिए बुलाया है, जो भी उसने देखा सुना आप बयान दे सकते हैं अदालत में आकर, वो गवाह होगा, विटनेस होगा। टू बी चार्ज्ड ऑफ अ क्राइम, किसी पर आरोप लगाया गया हो, अगर मतलब जिस पे मुकदमा चलाया जाएगा, उसे उसके ऊपर जो क्राइम लगाया गया है, जो केस चल रहा है, उसके बारे में बताया जाता है जिस पे आरोप लगाया गया। एक तरह से आप कह सकते हो चार्जशीट भी, मतलब जज जो होगा लिख कर दे देगा उस पर्सन को कि आपके ऊपर ये इल्ज़ाम है, ठीक है, तो उसके लिए आपको ट्रायल में रखा जाएगा। फिर आता है ऑफेंस। ऑफेंस का क्या मतलब होता है? एनी एक्ट दैट लॉ डिफाइंस एज अ क्राइम, पुलिस द्वारा किसी को भी गैर कानूनी ढंग से आई रेड द अपोजिट वन, सो मैंने क्या कहा था, आई थिंक आई वॉज रीडिंग ऑफेंस। तो ऐसा कोई भी एक्ट जो क्राइम बताता हो, ऐसा कोई भी कानून जो क्राइम को समझाता हो, बताता हो। फिर है इम्पार्शियल। इम्पार्शियल का मतलब होता है किसी का सपोर्ट ना करना, फेयर होना, किसी की साइड ना लेना। फिर डिटेंशन है। डिटेंशन का मतलब होता है इलीगली कस्टडी में रखना पुलिस के द्वारा, जैसा चैप्टर में हमने शांति के केस में देखा था। देन क्रॉस एग्जामिन, मतलब आप क्वेश्चनिंग कर सकते हो विटनेसेस से जो सामने पेश किए जाते हैं फेवर में, उनसे आप क्वेश्चनिंग कर सकते हो अपोजिट साइड वालों से, जैसे मूवीज़ में देखा होगा। क्रॉस एग्जामिन करना, वकील सामने वाले के जो गवाह होते हैं उनसे क्वेश्चन करता है ताकि सामने वाले की बात को झूठा साबित कर सके, ठीक है। फिर आता है कॉग्निजेबल, मतलब कि जो जितना घिनौना है, एक ऐसा ऑफेंस जिसमें पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है विदाउट द परमिशन ऑफ कोर्ट। तो सोचो वो कितना घिनौना होगा। लाइक SC/ST एट्रोसिटीज़ एक्ट इन 1989, उसमें साफ साफ बताया गया जो SC/ST के साथ घिनौना अपराध करेगा, उनके साथ बदतमीजी करेगा या उन्हें गलत कहेगा, तो उन लोगों के साथ ये कॉग्निजेबल ऑफेंस में आएगा और उन्हें सीधा जेल में डाला जा सकता है। फिर है एक्यूज्ड। एक्यूज्ड का मतलब होता है किसी को गैर कानूनी ढंग से कब्जे में रखना, ठीक है। देन अगेन एक्यूज्ड एंड डिटेंशन, आई जस्ट गॉट कंफ्यूज्ड। एक्यूज्ड का मतलब जो हमने बुक में पढ़ा था, अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर रेफर्स टू द पर्सन हु इज ट्राइड बाय अ कोर्ट फॉर अ क्राइम, जिस पे इल्ज़ाम लगाया गया है कोर्ट में, जिस पे सुनवाई की जा रही है, वो एक्यूज्ड है। और डिटेंशन था जो मैंने बोला था इलीगल तरीके से। सो मेरी ग्लोसरी भी इधर उधर जा रही है, बट आई होप समझ आया होगा। जहाँ कन्फ्यूज़न हो आप पूछ भी सकते हो। एंड आई एम सॉरी फॉर द मिस्टेक्स आई मेड इन टुडे लेक्चर। एंड इफ़ यू फाइंड anything दैट यू माइट फील कि नहीं समझ आ रहा है या anything, so you can contact, you can comment, you can ask, and you can join our WhatsApp group also for political science by connecting with us. So you can connect on any social media platform with us, so please follow, and you can contact also। मेरे नीचे आपको WhatsApp नंबर होगा, आप वहाँ पे जाके हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको अपने ग्रुप में भी डाल देंगे। सो आप फॉलो करो, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ये चैनल भी उठ सके और मैं और अच्छी वीडियोस बना पाऊँ
जल्द से जल्द क्लास 8th ख़त्म करेंगे, देन वी विल मूव टू क्लास 9, 10th, 11th, 12th पॉलिटी। तब तक के लिए लेट्स सी ईच अदर इन सम टाइम, सो प्लीज़ फॉलो, शेयर, थैंक यू सो मच।